Good morning, students. Welcome to chemistry concept. Welcome to surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री का आज है लेक्चर नंबर 5 और बच्चों 4th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, उसमें से एक फैक्टर था प्रेशर के बारे में, 4th वाला फैक्टर। आप लेक्चर नंबर 4 को देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो 4th वाला फैक्टर था प्रेशर, यानी कि प्रेशर का एड्सॉर्प्शन के साथ रिलेशन क्या है वो। ये रिलेशन समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी खुद की इमेजिनेशन से भी ये समझ सकते हो कि बहुत सिंपल सा बात है। ये गैस है कंटेनर में, लेकिन वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। अब इसके अंदर आपने डाल दिया है चारकोल। चारकोल ये गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझो मैंने अब प्रेशर अप्लाई, अभी कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, यानी 0 प्रेशर है। अब मैंने प्रेशर अप्लाई करने का स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं प्रेशर अप्लाई करूं। तो यहां से अगर मैं अप्लाई करूं P एक्सटर्नल, यानी प्रेशर ऐसे पकड़ के मैं अप्लाई करूं तो पिस्टन सपोज यहां तक आ गया, तो गैस जो है वो चारकोल के कांटेक्ट में जल्दी आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज ही होगा। यानी बच्चों आपके मन में फिट कर लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रपोर्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन वो होता है x/m। मैंने कल के लेक्चर में इसे एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं ताकि जो बच्चे थोड़ा बहुत भी भूल गए हैं उनको फिर से याद आ जाए कि m जो है वो है मास ऑफ एड्सोर्बेंट। m क्या है? मास ऑफ एड्सोर्बेंट है, मास ऑफ एड्सोर्बेंट। और x क्या है? तो x है कंसंट्रेशन ऑफ एड्सोर्बेंट। ये एड्सोर्बेंट का मास है, यानी मास ऑफ चारकोल समझ लो आप। और ये कंसंट्रेशन, ये गैस ये चारकोल के ऊपर इनिशियल कंडीशन में जब एड्सॉर्प्शन अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि आपके फर्श पे अगर पानी गिरा हुआ है उसमें आप डाल देते हो स्पंज। अभी स्पंज एकदम ड्राई सा है, तो वो इनिशियली पानी को जल्दी जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, यानी इनिशियली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्ट होगा। अब जैसे 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 वो पानी को एब्जॉर्ब करता जाएगा, धीरे 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 पूरा सरफेस कवर हो जाएगा। वो पानी एब्जॉर्ब करके सैचुरेट हो जाएगा, वर्ड को समझना,
स्पंज पानी एब्जॉर्ब करके जब पूरा सेचुरेट हो जाए तो फिर वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी उस सिचुएशन को हमें बोलना है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। क्या एस्टैब्लिश हो चुका है? इक्विलिब्रियम, यानी स्पंज पानी से सेचुरेट हो गया, अब उसकी पानी को और भी एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं रही, तब स्पंज के अंदर जितना पानी है, स्पंज के अंदर जितना पानी सेचुरेट हुआ तब उसने यूज किया, सेचुरेशन आने तक जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया उसे बोला जाता है X, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एड्सोबैट व्हेन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, यानी एक लेवल आ जाता है सेचुरेशन का, तब जितना गैस एब्जॉर्ब होता है, તમે લોકો નીચે છે ને વાત કરો ને તો બહુ જ મોટેથી વાતો કરો છો, તો અહીંયા બહુ મોટો મોટો અવાજ આવે છે. હા, ડોર બંધ કરી દેજો. चलो, यानी जो सरफेस के ऊपर गैस एब्जॉर्ब होता है उसका कंसंट्रेशन, मतलब जब सेचुरेशन आ जाता है तो सरफेस के ऊपर थोड़ा सा गैस का पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है, उस टाइम जितना एब्जॉर्ब होता है उतना ही वो रिलीज भी हो जाता है, तो इसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उस टाइम जितना गैस एब्जॉर्ब हो चुका है उसे एक्स बोलना है। अब बच्चों, आज का टॉपिक, आज हमको सीखना है वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपको 3 to 4 मार्क्स में आने वाला है। तो वो क्वेश्चन है फ्रूंडलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रूंडलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रूंडलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका? 3 to 4 मार्क्स में। चलो, अभी के अभी प्रिपेयर हो जाए, वैसा ही कुछ करना है, आप ट्राई। वेट फॉर 1 minute। कि द एड्सॉर्प्शन, आप नोट डाउन भी करते जाना, मेरे साथ लिखते भी जाना, ताकि 2 काम हो जाए, प्रिपेयर भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। चलो, द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसियस एड्सोबैट, एक बार लिख दो, फिर हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि द एड्सॉर्प्शन ऑफ what gaseous adsorbate on solid adsorbate, यानी आप ऊपर वाला एग्जाम्पल है ना, वैसा ही कुछ एग्जाम्पल है। या तो फिर आप समझ सकते हो कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के वैसा कोई भी कैटालिस्ट जो कि हमारा सॉलिड एड्सोर्बेंट है, उसके ऊपर कोई भी गैस अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी बात है कि द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसियस एड्सोर्बेंट ऑन सॉलिड एड्सोर्बेंट एट डेफिनेट
temperature. Definite temperature is proportional to the pressure of the adsorbed गैस. ठीक है, तो ये है फ्रुंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का मेन जो मोटो है वो कि द एडसॉर्प्शन, यानी एडसॉर्प्शन को तो हम बोलते हैं ना, प्रपोर्शन एडसॉर्प्शन को तो हम बोलते हैं x/m, है ना. तो द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसियस एडसॉर्बेंट एंड सॉलिड एडसॉर्बेंट यानी x/m इज प्रपोर्शनल टू द प्रेशर यानी प्रेशर P ऑफ द एडसॉर्ब्ड गैस. तो बच्चों, फ्रुंडलिच अंकल ने जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया है वो समझो कि प्रपोर्शन ऑफ एडसॉर्प्शन x/m is directly proportional to pressure raised to 1/n. And here value of n याद रखना, it should be greater than 1. तो वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो x/m प्रपोर्शनल टू p⁻1/n. बस उतना ही आपको दिमाग में सेट करना है, बाकी का सब तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा. और बच्चों, कब से तो मैं बोल रही हूं, कब से मैं ये चीज बोल रही हूं, समझो कि जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे x/m इंक्रीज होने वाला है. तो आपने प्रेशर इंक्रीज किया, x/m इंक्रीज हो गया, यानी कि जो x/m proportional to p⁻1/n, where what is x/m? तो इट इज proportion of adsorption. p क्या है? प्रेशर. और n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. k, अब कभी भी हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो हमें कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट है k p⁻1/n. तो k and n are constant. k and n are constant and which, ये चीजें ध्यान से लिखते जाओ, याद करते जाओ, which depend upon nature of gas. कल ही हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि नेचर ऑफ एडसोर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडसोर्बेंट. तो यही चीज है आज की, k and n both are constant and the value of k and n are depend upon nature of gas and also depends upon temperature. तो ये जो चीजें हैं वहां से भी आपको तो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए तो हम चीजों को लिखते हैं ताकि आप समझ पाओ. ठीक है बच्चों, तो k एंड n का वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. चलो नेक्स्ट, अब कभी भी हमें अगर इसमें जितने भी टर्म्स यूज हो चुके हैं, यानी अकॉर्डिंग टू फ्रुंडलिच आइसोथर्म, हमें x/m का वैल्यू कैलकुलेट करना है. क्या?
x बाय एम का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए ऑब्वियसली मुझे k और n का वैल्यू चाहिए। अब मुझे k और n का वैल्यू, वो तो कांस्टेंट है, तो मैं कहाँ से लाऊं वैल्यू? तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो टेकिंग लॉगरिदम, है ना। तो लॉगरिदम ले लो, बोथ द साइड वी आर टेकिंग लॉगरिदम। तो लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग k p रेज टू 1 ओवर n, यानी log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस log p रेज टू 1 ओवर n। मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, लिख रही हूँ ताकि आप भी लिखो मेरे साथ, तो आपका अभी के अभी थियरी प्रिपेयर हो जाए। समझ रहे हो ना बच्चों? स्टूडेंट अब बताओ मुझे कि क्या कर सकते हैं k और n के वैल्यू के लिए। तो log x बाय m log k 1 ओवर n log p। चलो स्पीकर ऑन करके बताओ बच्चों, मैं क्या कर सकती हूँ इस इक्वेशन के साथ। अब तक फिजिकल केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे आंसर आप देने वाले हो वो मुझे पक्के से पता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ। एनीवन कैन हैव आइडिया? स्टूडेंट्स क्या किया जाए? मैंने लॉग तो ले लिया, मैंने इक्वेशन तो बना दिया, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसे कंपेयर करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। जहां पे फिजिकल केमिस्ट्री में अब तक जितने भी इक्वेशन आए, जिस जगह पे हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ी, तो उस सब जगह पे हमने पूरे इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करने का ट्राई किया। और उससे कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। तो इसे y बोल दो, इसको m बोल दो, इसको x बोल दो और इसको c बोल दो। समझ गए? तो पूरे इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर कंपेयर कर लिया तो आपका ग्राफ प्लॉट करने का काम इजी हो जाएगा। अब बच्चों y, इसका मतलब होता है y एक्सिस पे आपको ये वैल्यू डालना है। तो ये है हमारा y एक्सिस, यानी उसी एक्सिस पे हम डाल देंगे log x बाय m। x पे डालना होगा x, है ना। तो ये तो x एक्सिस है, तो इधर ले लो log p, यानी आपने log x बाय m वर्सेस log p का प्लॉट आपको बनाना है। log x बाय m वर्सेस log p। सो ऑब्वियसली log x बाय m वर्सेस log p का जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन बच्चों वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? तो आप कब से बोल रहे हो कि प्रेशर इंक्रीज किया, x बाय m इंक्रीज ही होगा। तो यानी कि ये जो प्लॉट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेगी।
अभी भी ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो समझ लो कि ये जो पोर्शन है इसे इंटरसेक्शन या इंटरसेप्ट हम बोलते हैं, और ये इंटरसेप्ट वैल्यू जो है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इंटरसेप्ट c होता है हमेशा, ये इंटरसेप्ट होता है, यानी इंटरसेप्ट से आपको लॉग k का वैल्यू मिल जाएगा, यानी इतना जो वैल्यू है आपके ग्राफ में, दिस वैल्यू, सपोज इस वैल्यू को मैंने m बोल दिया तो आप लिखोगे log k इज इक्वल टू m, और फिर k चाहिए तो एंटी लॉग m करना पड़ेगा आपको, और उससे आपको ये k का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो स्केल और पेंसिल से ऐसा कोई एंगल सिलेक्ट करके आप एक टेंजेंट बना लो। ये वैल्यू यहाँ पे थीटा होती है, और ये एंगल थीटा के हिसाब से टेन थीटा का वैल्यू लिखना होता है। ये एंगल जो भी है उसके हिसाब से टेंजेंट यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको ऐसे एक्सटेंड करके ग्राफ से मिल जाएगी, इसकी इधर से, हाँ ओके ओके, तो आपको मिलेगा स्लोप का वैल्यू। तो स्लोप जो भी है वो स्लोप किस चीज से मिलता है, तो m से। कोई भी प्लॉट में जो स्लोप होता है वो वैल्यू m होता है, यानी बच्चों y एक्सिस पे y, x पे x, इंटरसेप्ट विल बी c एंड स्लोप विल बी m। तो m यानी 1/n, और स्लोप का जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू से 1/, स्लोप आप करोगे तो आपको n का वैल्यू भी मिल जाएगा। सो आपको अब k और n log x बाय, ये फ्रुंडलिच आइसोथर्म है, x बाय m कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। अब x बाय m आपको कैलकुलेट करना है तो k और n का वैल्यू चाहिए था, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट हैं, तो k और n के वैल्यू को निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद इस इक्वेशन को कंपेयर किया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। कंपैरिजन के बाद हमें एक ग्राफ मिलता है, और ग्राफ के अंदर से हमें पूरी वैल्यू मिल जाती है k और n की, और वो वैल्यू आप इधर इनपुट कर दोगे तो प्रेशर आपके पास होगा, तो x बाय m आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो बच्चों, फ्रुंडलिच अंकल की लिमिटेशन क्या है वो भी सीख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फ्रुंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। लिमिटेशंस ऑफ फ्रुंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि दिस आइसोथर्म आपको एग्जाम में लिमिटेशंस लिखना है। सो दिस आइसोथर्म इज एप्लीकेबल, दिस आइसोथर्म इज एप्लीकेबल in certain limits of pressure only। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ मीटिंग रीस्टार्ट करने के बाद। स्टूडेंट्स चलो मीटिंग रीस्टार्ट कर लिया कि दिस आइसोथर्म इज एप्लीकेबल इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ प्रेशर ओनली। देखो
एक काम करते हैं, अपने पास फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा। अब आपको समझना है कि ये P एक्सटर्नल प्रेशर, मैंने जब पिस्टन नहीं डाला था ना तब 0 प्रेशर था, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था। अब मैं क्या करती हूँ कि ऐसे पिस्टन में डालती हूँ, अब धीरे 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 मैंने इसको प्रेस करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से प्रेशर यहाँ तक, तो थोड़ा एड्सॉर्प्शन बढ़ गया, फिर प्रेशर अप्लाई किया तो एड्सॉर्प्शन बढ़ गया। आप खुद इमेजिन करोगे तो ही समझ में आएगा कि इसके ऊपर प्रेशर जैसे जैसे अप्लाई करेंगे ना तो गैस के पार्टिकल इसके नज़दीक आते जाएंगे, तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता जाएगा। अब एकदम क्लोज आ गए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, फिर जितना एब्जॉर्ब होना था उतना हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि प्रेशर अप्लाई करो ना तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, वो बात सही है, बट ऐसा नहीं है कि प्रेशर अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो वो इंक्रीज हो जाए। एक लिमिट तक होगा, फिर एक लिमिट के बाद उसका एड्सॉर्प्शन बंद हो जाएगा। यानी कि ये वाला आइसोथर्म है इज एप्लीकेबल इन सर्टेन लिमिट ऑफ प्रेशर ओनली। यानी समझ लो बच्चों कि ये सिर्फ लोअर प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है। एट हायर प्रेशर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर लिया तो एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं कि अप्लाई करो ओवर अप्लाई कर दो तो फिर ओवर एड्सॉर्प्शन हो जाए, वैसा नहीं है। तो एक लिमिट तक होगा फिर नहीं होगा। सो ये जो है आइसोथर्म, ये हम फील कर सकते हैं कि एक लिमिट तक होगा फिर नहीं होगा, लेकिन उसको कैलकुलेशन से प्रूव नहीं कर सकते। यानी ये एक्सपीरियंस से आप बोल सकते हो लेकिन कैलकुलेशन से प्रूव नहीं कर सकते हो, ये इसका लिमिटेशन है। सो दिस आइसोथर्म इज एप्लीकेबल ओनली इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ प्रेशर। समझ गए? तो आपको ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बट इट शोज डेविएशन यानी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग रिजल्ट, बट इट शोज डेविएशन एट हाई प्रेशर सो दैट जो आइसोथर्म कर्व है, तो कर्व ऑफ द आइसोथर्म इज चेंज्ड। यानी कल हमने आइसोथर्म कर्व ड्रॉ किया था, y एक्सिस पे था x/m, x पे था प्रेशर, और ये देखो यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, यानी 0 प्रेशर है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऐसे, तो ये देखो कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो x/m इंक्रीज हुआ ऐसे, फिर एक सर्टेन लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, इसमें फिर चेंज नहीं आता है। तो ये पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है? कांस्टेंट। तो ये पोर्शन एट हाई प्रेशर की बात है। सो हाई प्रेशर पे ये कांस्टेंट हो गया, और लो प्रेशर पे तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि ये फॉलो करता है फ्रुंडलीज को, उसके बाद यहाँ पे फ्रुंडलीज फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये इसका लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन इज दैट K and N both are constant, है ना? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो हमेशा कांस्टेंट रहे, जो कभी चेंज ना हो। लेकिन ये K and N are constant but for same
but for same adsorbent and bat they change with temperature. ये इसका लिमिटेशन है. हेनरी का जो कांस्टेंट था ना KH, हेनरी कांस्टेंट KH, तो हमने लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ वो थियरी भी पढ़ी थी. तो उसमें भी जो हेनरी कांस्टेंट था KH वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता था. और हेनरी कांस्टेंट वो डिफरेंट टेम्परेचर पे तो अलग निकलता ही था, बट डिफरेंट गैसेस के लिए भी वो अलग ही था. सेम वैसा इधर कि K and N आर कांस्टेंट, बट फॉर सेम बैंड एड्सोबैंड एंड एड्सोबैट दे चेंज विथ टेम्परेचर. अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, एड्सोबैंड और एड्सोबैट सेम है तो भी वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. तो ये एक इसका लिमिटेशन है. बाकी आपने देखा होगा कि जो गैस कांस्टेंट है R, तो R का वैल्यू हम चेंज नहीं करते हैं कोई भी टेम्परेचर पे. तो ये है 3. थर्ड लिमिटेशन, फ्रुंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज एम्पिरिकल. एम्पिरिकल मतलब क्या? तो अकॉर्ड ये एक्सपीरियंस बेस्ड है. इट इज एम्पिरिकल. देयर इज नो एनी थियोरेटिकल प्रूफ. देयर इज नो एनी थियोरेटिकल प्रूफ. तो ये एम्पेरिकल है, इसके पास कोई थियोरेटिकल प्रूफ ही नहीं है कि ये ऐसा है. और फोर्थ लिमिटेशन उसका है कि इफ द वैल्यू ऑफ 1/n वो हो गई 1, समझ गए? यानी कि आपने n का वैल्यू 1 ले लिया, तो 1/n का वैल्यू 1 हो गया. तो log x/m इज इक्वल टू K p⁻1/n था, तो 1/n का वैल्यू आपने 1 डाल दिया, तो log x/m प्रोपोर्शनल टू p. समझ गए आप? यानी कि ये सजेस्ट क्या करता है कि x/m का वैल्यू प्रेशर पे ही डिपेंड करता है. किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे. बट कहीं सोच लो कि वैल्यू ये n इज इक्वल टू 1 के लिए तो log x/m इज इक्वल टू p जो है वो परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है. समझ सकते हो कि ये प्रेशर पे डिपेंड करता है. बट अगर वैल्यू n 0 हो गया, n का वैल्यू कैसा हो गया? 0. तो 1/n का वैल्यू अगर 0 हो गया, n का नहीं, 1/n का वैल्यू कैसा हो गया? सपोज 0. तो log x/m इज इक्वल टू K p⁻1/n, यानी वो भी 0. यानी किसी का 0 वैल्यू है तो वो तो है ही नहीं टर्म अंदर. तो log x/m प्रोपोर्शनल टू K, यानी ये कैसा हो गया? 1/n का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया. प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया. तो बच्चों आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो फ्रुंडलिच आइसोथर्म है इसमें n का एक स्पेसिफिक लिमिट है कि 0 और n 1. तो n का वैल्यू, n का जो भी वैल्यू है
वो 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, यानी 0 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1। तो अगर ये फॉलो होता है, 0 और 1 के बीच में n का वैल्यू होना चाहिए, ये फॉलो होगा तो ही सिर्फ ये फ्रुंडलीच आइसोथर्म ये रेंज में परफेक्ट है। बाकी अगर ये रेंज उसकी चेंज हो गई, अगर उसका रेंज क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, तो समझो कि ये इसको फॉलो नहीं करता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो हमें तो ऐसा आइसोथर्म चाहिए कि वो कोई भी रेंज में प्रूव करके दिखा दे। तो ये 4 लिमिटेशंस आपको लिखने हैं फ्रुंडलीच आइसोथर्म में। अब स्टूडेंट आपको इसके बाद वाला आइसोथर्म मैं सिखाती हूँ, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फटाफट मैं ये सिखा दूँ ताकि आपको काम में आए नीट जी वाले बच्चों के लिए। तो स्पेशली फॉर नीट JEE टॉपिक है ये एक्स्ट्रा, कि इसके जो लिमिटेशंस है उसको रिमूव कैसे किया गया। तो इसके लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट आइसोथर्म प्रेजेंट किया किसने, तो वो प्रेजेंटेशन था लैंगमूर अंकल का। किसका? लैंगमूर का। तो लैंगमूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आपको सीखना है फ्रुंडलीच के बाद। जाग गए हो कि सो रहे हो? अगर सो गए हो तो जाग जाओ, फटाफट मैं इसको आपको समझा दूं। वैसे आपको इसकी थियरी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या लैंगमूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रुंडलीच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, अभी हमने लिमिटेशन की बात करी कि फ्रुंडलीच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब एक्सपीरियंस, कोई प्रूफ नहीं है। मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो बता दिया, सिर्फ इतना ही है। तो फ्रुंडलीच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज एम्पिरिकल, देयर इज नो एनी थियोरेटिकल बेस। सो बच्चों लैंगमूर ने विथ थियरी इसको डिराइव करके दिया। तो लैंगमूर जिन्होंने विथ थियरी डिराइव किया, तो ये किस बेस पर डिराइव किया? तो इट डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और स्टेट्स ऑफ मैटर में भी है। और स्टेट्स ऑफ मैटर में इसके रिलेटेड जितनी भी थियरी है वो सारे वीडियोस अवेलेबल है बच्चों। तो नीट जी वाले बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे वीडियोस आप देख लेना, ताकि उसमें वंडरवाल कांस्टेंट के जितने फोकस्ड क्वेश्चन है या सब उसके अंदर आपको मिल जाएगा A to Z, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे है। चलो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो लैंगमूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म किस बेस पे डिराइव किया गया है? कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। अब बच्चों इसमें 2 चीजें एज्यूम कर ली लैंगमूर अंकल ने कि भाई सबसे पहला कि जो एडसॉर्प्शन साइट्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ नेबरिंग साइट। मतलब कि अगर मेरे पास ये चारकोल है, चलो समझ लो, तो ये चारकोल पे जितने भी पोर्स होंगे उसमें एडसॉर्प्शन होगा। ये छोटे छोटे इसके वो पोर्स हैं और उन पोर्स में एडसॉर्प्शन होने वाला है, और जिस जगह पे एडसॉर्प्शन होता है इसे एडसॉर्प्शन साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडसॉर्प्शन साइट। अब बच्चों जिस जगह पे एडसॉर्प्शन हो ये एडसॉर्प्शन साइट है। यानी बच्चों देखो कि क्लास में अभी प्रज्ञा मैडम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मेरी क्लास में मेरे सामने अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं
तो वो 100 के 100 बच्चे मुझे सुन के एब्जॉर्ब तो करेंगे ना, मैं जो सिखा रही हूँ वो। अब वो 100 बच्चे यानी 100 एब्जॉर्प्शन साइट्स हो गए मेरे। तो मेरे सामने मेरे 100 एब्जॉर्प्शन साइट्स है, लेकिन कोई बच्चा इसमें से रैंकर भी बनता है और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। भले ही सामने सब बैठे हैं, भले ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो भी कोई रैंकर बनता है, कोई फेल होता है। क्यों? तो वही चीज है कि अगर बाजू वाला बच्चा रैंकर है और उसके बाजू वाला फेल हो जाता है, तो एक ने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया और दूसरे ने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। तो यहाँ पे जितनी भी एब्जॉर्प्शन साइट है मेरे क्लास में, वो सारी साइट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बच्चा बी जो फेल हो रहा है, वो बच्चा ए जो रैंकर हो रहा है, वो बी वाला ये कभी नहीं सोचता है कि ए वाले ने इतना एब्जॉर्ब कर लिया, मैं भी इतना एब्जॉर्ब करूंगा। अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे रैंकर बन जाते, है ना। तो वही चीज है कि लैंगमूर अंकल ने क्या एज्यूम किया, तो उन्होंने एज्यूम किया कि जितनी भी ऑल एब्जॉर्प्शन साइट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। यानी उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा एब्जॉर्ब करे ना करे, मैं एब्जॉर्ब करूंगा, ऐसा होता है। तो ऑल एब्जॉर्प्शन साइट्स आर इक्वल। पहले जितनी भी है वो इक्वल तो है। मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, तो वो सारे 12th के ही हैं, तो वो इक्वल ही है। बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, यानी वो दूसरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सो इक्वल बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेबर साइट्स। और दूसरी बात करूं कि उसने दूसरी एक चीज ये एज्यूम कर लिया और उसने कुछ कंसीडर भी किया कि ये चीजें ध्यान में लेना है। तो लैंगमूर अंकल कंसीडर दैट कि टू प्रोसेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन एब्सॉर्प्शन। तो विच टू प्रोसेसेस? तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फेस, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। गैस ये साइड के ऊपर एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे जितना भी गैस एब्जॉर्ब हो रहा है उस प्रोसेस को बोलना है कंडेंसेशन। क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन यानी जितना भी गैस ये साइड पे एब्जॉर्ब हुआ उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। और दूसरा फिनोमिना कि एब्जॉर्ब गैस यहाँ से थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाता है, यानी डिसॉर्प्शन वाली बात। कंडेंसेशन यानी एड्सॉर्प्शन। और इसका ऑपोजिट प्रोसेस उन्होंने बोला इवोपरेशन। तो इवोपरेशन जो है इसे बोला जाता है डिसॉर्प्शन। और मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि जब सैचुरेट हो जाता है, डकार मार के एड्सॉर्प्शन हो जाता है, तब उसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन बंद हो चुका है ऐसा हम नहीं बोलते हैं। वहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है जिसमें जितने पार्टिकल का कंडेंसेशन होता है उतने ही पार्टिकल का इवोपरेशन भी होता है लास्ट में। तो ये दो ऑपोजिट चीजें हैं एक दूसरे से, कंडेंसेशन यानी एड्सॉर्प्शन और इवोपरेशन यानी डिसॉर्प्शन। अब स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक को कवर करते हुए हमें फोकस करना है कि लैंगमूर अंकल का आइसोथर्म क्या है। तो वो आइसोथर्म है x/m इज इक्वल टू AP ओवर 1 प्लस BP। AP ओवर 1 प्लस BP। और फ्रुंडलिज का क्या था? x/m इज इक्वल टू K P⁻⁴ ये फ्रुंडलिज।
ये लैंगमूर। ठीक है, अब बच्चों आपको ये सिर्फ याद रखना है, थियरी तो आपको प्रिपेयर करनी नहीं है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन तो करना पड़े ना चीज़ों को कि वो आया कैसे। अब इसके ऊपर प्रूव करना है कि एट हाई प्रेशर और एट लो प्रेशर, तो अगर प्रेशर लो है तो प्रेशर का वैल्यू बहुत लो है, तो B इंटू पी का वैल्यू लो हो जाएगा, अपॉन में जो है BP लो हो जाएगा। प्रेशर लो है, BP लो, सो BP कैन बी नेग्लेक्टेड, BP कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ 1। तो X बाय M इज इक्वल टू AP आपको मिलेगा, BP को आपने निग्लेक्ट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, X बाय M प्रपोर्शनल टू P, यानी प्रूव हो गया कि एट लो प्रेशर, तो एट लो प्रेशर X बाय M is depend upon the pressure. Now at high pressure, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो प्रेशर हाई, BP हाई, so 1 can be neglected in comparison of BP. So X by M is equal to AP over BP. So pressure cut, X by M is equal to A by B. It is nothing but K constant. तो हाई प्रेशर पे एब्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये चीज प्रूव हो गई। तो एट हाई प्रेशर एंड एट लो प्रेशर X बाय M का वैल्यू जो है वो प्रूव हो गया। अब जल्दी से मैं इसके A और B जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं वो सिखा दूं आपको फास्ट थोड़ा, ताकि थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, फिर हम दूसरा लेक्चर भी आज लेंगे। तो X बाय M इज इक्वल टू AP प्लस 1 ओवर BP, A बाय B कॉन्स्टेंट हो गया। अब मुझे हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A एंड B कॉन्स्टेंट, तो A एंड B कॉन्स्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इधर, तो इसके लिए ये जो पूरा इक्वेशन है M बाय X वाला, इसे हम चेंज कर दें, X बाय M की जगह M बाय X कर लो। X बाय M पूरा इनवर्स करना है उसे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस BP ओवर AP, समझ गए। सो M बाय X इज इक्वल टू, अब 1 प्लस BP यानी दोनों को मैं सेपरेट कर दूं, 1 ओवर AP और BP ओवर AP यानी B बाय A। सो M बाय X इज इक्वल टू 1 ओवर A, 1 ओवर P प्लस B ओवर A। चलो अब उसे कंपेयर किया जाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो आपको m बाय x ये y हो गया, 1 ओवर p हो गया, उसका प्लॉट लेना है, इंटरसेक्शन जो भी है उससे c यानी इंटरसेप्ट जो है
उससे आपको वैल्यू मिलेगा B/A का, और स्लोप विल बी M, तो इट इज नथिंग बट 1/A। तो फॉर नीट जी वाले बच्चों आपको बाय हार्ट नहीं करना है, लेकिन ये आइसोथर्म जो है वो प्रिपेयर करना है आपको, और एट हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और A और B का वैल्यू और कौन सा प्लॉट वो आपको याद रखना है लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो हो गया अपना कारोबार सेट। चलो स्टूडेंट्स,